हाँ, तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे बाबू कि किस तरह से किसी भी इक्वेशन को, किसी भी समीकरण को कैसे हम पता कर पाएंगे कि संतुलित है या असंतुलित। आपको बताए थे कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ के सभी एलिमेंट्स का अगर परमाणु समान है तो वो जो इक्वेशन होंगे संतुलित होंगे, और जिसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ के सभी एलिमेंट्स यानी सभी तत्वों का अगर परमाणुओं की संख्या समान नहीं होता है तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, असंतुलित होगा। तो आज हम लोग देखेंगे बाबू कि किस तरह से किसी भी असंतुलित समीकरण को संतुलित कर पाते हैं। तो हम लोग 10th क्लास के हैं, तो हम लोग एक छोटा सा नॉर्मली हम लोग मेथड देखेंगे जो अनुमान विधि होगा। हम लोग देखकर पता कर सकते हैं कि किस तरह से कितने परमाणु की आवश्यकता से ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं कि असंतुलित समीकरण को किस तरह से हम लोग संतुलित करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा बाबू असंतुलित, और क्लास काफी लास्ट तक खास होने वाला, आपको बहुत चीज देखने को मिलेगा इस वीडियो में। इसके लिए आपको ध्यान से इस क्लास को करना है, अपने कॉपी में नोट्स बनाना है। असंतुलित समीकरण को संतुलित करें। आपको बताएंगे कि संतुलित समीकरण या समीकरण लिखने से हमको क्या लाभ है, क्या हानि है, और इसको अच्छा बनाने के लिए हम लोग और अच्छे तरह से कैसे काम कर सकते हैं। अनुमान विधि से हम लोग आज सीखेंगे, और जब जरूरत पड़ेगा कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो इससे हम लोग स्टैंडर्ड मेथड भी देखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे बाबू कि संतुलित समीकरण को कैसे करना है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जब हम लोग सोडियम को जल के साथ रिएक्ट करते हैं, ऐसे तो सोडियम को जब हम लोग जल में डालते हैं तो विस्फोट हो जाता है, लेकिन जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो सोडियम का छोटा मात्रा जब हम जल में डालते हैं बाबू तो उसका कुछ एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है। साथ में अगर हम देखें तो उससे कुछ हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो यहाँ पर भी हम देखना चाहें तो हमको पता चल सकता है कि इसमें भी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। तो आपको कभी बताया है कि जब भी जल टूटता है तो बाबू हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड के रूप में टूटता है। H+ और OH-, सोडियम प्लस है। अब ये प्लस है तो किसको खोजेगा, माइनस। तो माइनस कौन है, OH। अब इसका भी वैलेंसी एक, इसका भी वैलेंसी है। आपको बताएं कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई भी सूत्र बनाने के लिए हमको उसके वैलेंसी की, उसके चार्ज की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके बिना संयोजकता का मतलब ही होता है संयोजन करने वाला क्षमता। अगर ए नहीं है तो शायद आप किसी को मिला नहीं सकते, किसी को बना नहीं सकते। हाँ, भले आप याद करके रख सकते हैं। तो सोडियम को हाइड्रोक्साइड दोनों का एक एक है, एक एक बदला बदली करेगा, कोई दोनों में फर्क नहीं होगा। क्या बन जाएगा बाबू, NaOH। दोनों अपने वैलेंसी को आदान प्रदान करवाया होगा, दोनों के नीचे एक आया होगा, तो एक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या बन जाएगा बाबू, NaOH। अब प्लस में हाइड्रोजन को कोई नहीं पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन अकेला है तो हाइड्रोजन क्या होगा, निकल जाएगा यहाँ से, यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। यानी ये हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया। लेकिन हमको यहाँ पर क्या पता करना है कि इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या सभी एलिमेंट के सभी एटम समान हैं। अगर समान है तो संतुलित है, और नहीं है तो करो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या मिल रहा है, सोडियम मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। तो जो एक बात ध्यान रखना कि जो चीज़, जो पदार्थ आपको रिएक्टेंट में रहेंगे वही आपको प्रोडक्ट में भी मिलेंगे। हाँ, उसके अवस्था में, उसकी स्थिति में, उसके गुण में परिवर्तन हो जाए, लेकिन उसका जो वास्तविक स्थिति होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इधर सोडियम है तो इधर भी सोडियम ही मिलेगा, पोटेशियम नहीं मिलेगा। इधर हाइड्रोजन है तो इधर भी हाइड्रोजन ही मिलेगा, इधर आपको नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। जब तक नाइट्रोजन हम इधर नहीं लाए जब तक आपको इधर नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। तो इधर भी आपको मिलेगा सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि सोडियम कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। इधर देखो क्या है बाबू, इसको हटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दोनों तरफ का परमाणु समान है या नहीं है, आप खुद से पता कर सकते हैं। सोडियम 1 है, हाइड्रोजन पता करें तो यहाँ 1, यहाँ 2, यानी टोटल कितना है, 3 है, और ऑक्सीजन कितना है, तो 1 है। अब यहाँ पर अगर आप टोटल देखना चाहें तो अब इधर 4 है, और इधर टोटल देखना चाहें तो अब वो 5 है। तो अगर आप टोटल एटम देखते हैं तो इस कंडीशन में आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि संतुलित है असंतुलित, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर आपको 5 मिल जाए, इधर भी 5, इधर भी 5, यानी दोनों तरफ 5 मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि कोई एलिमेंट का मान लेते हैं कि इसका 2 हो जाए,
और इसका इधर 1 हो जाए तो इधर भी 5, इधर भी 5। तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको देखना होगा कि प्रत्येक एलिमेंट, यानी प्रत्येक एलिमेंट को देखना होगा कि प्रत्येक एलिमेंट का सभी के सभी तत्व का सभी परमाणु समान है या नहीं है। तो इधर देख सकते हैं कि सोडियम का 1 1 है, हाइड्रोजन का 2 है 3 है, यानी अनबैलेंस है। यानी इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन क्या है 3 है। तो हमको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। अब हमको अनुमान विधि से करना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हम कैसे इसको अनुमान विधि से इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए इस रिएक्शन में, यदि इस हाइड्रोजन को अगर हम इसके बराबर करना चाहें तो हो सकता है, यहाँ पे कितना है बाबू 2 1 3, यहाँ पे कितना है 2। यदि हम यहाँ पर इस हाइड्रोजन के पास अगर हम 2 से गुना कर दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू 2 2 4। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अगर हम इधर 4 कर लिए तो इधर 4 करना आसान है या नहीं है। अगर हम यहाँ पर 2 से गुना कर दे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और 2 और 2 4। यानी इस कंडीशन में हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन इधर हाइड्रोजन के साथ हमको क्या बढ़ा, तो सोडियम भी बढ़ा, तो सोडियम भी हो गया 2। इसके साथ हमारा और क्या बढ़ा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बढ़ा, तो हाइड्रोजन तो हमारा हो गया 4, यानी 2 और 1 मिल गया तो 4 हो गया, 2 और 2 मिल गया तो 4 हो गया। लेकिन इसके साथ साथ और हमारे क्या बढ़ रहा, तो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो गया 2। तो इस कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा इधर तो जब मिल रहा है कि सोडियम भी 2 हो रहा है, ऑक्सीजन भी 2 हो रहा है, तो हमको इधर भी सोडियम को 2 करना होगा, इधर भी ऑक्सीजन को 2 करना होगा। तो इधर भी हम सोडियम में 2 से गुना कर देंगे और ऑक्सीजन में तो पहले से गुना है ही, तो यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा समीकरण क्या, संतुलित। अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ का परमाणु पहले कितना था और अब कितना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सोडियम कितना हो रहा है 2, हाइड्रोजन कितना हो रहा है 4, ऑक्सीजन कितना हो रहा है 2। इधर देख सकते हैं बाबू कि सोडियम कितना 2, हाइड्रोजन कितना 2 और 2 4 और ऑक्सीजन कितना 2। यानी दोनों तरफ का क्या है, परमाणु समान है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः यह समीकरण संतुलित है, तुलित है, क्योंकि अगर पूछे क्यों तो आप बता सकते हैं क्योंकि रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट दोनों ओर के सभी तत्व का सभी परमाणु समान है। यानी दोनों तरफ क्या है, बराबर है। तो इसलिए क्या हो रहा है बाबू, इस संतुलित हो रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखना चाहें तो जैसे में हमारा एग्जाम्पल बहुत तरह के यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे में मान लेते हैं कि अगर हम लोग एल्युमिनियम क्लोराइड को अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर दें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बाबू, तो आप देख सकते हैं कि A प्लस A माइनस A प्लस A माइनस, तो इसका प्लस तो इसका माइनस, इसका प्लस तो इसका माइनस, यानी Al के साथ क्या बनेगा OH3। तो क्या बन जाएगा AlOH3 के होल ट्राइस प्लस में बाबू Ca के साथ Cl, तो क्या बन जाएगा CaCl2। अब हमको यहाँ पर देखना है कि क्या दोनों तरफ के परमाणु समान है, नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो क्या क्या मिल रहा है वो पहले देखो। तो एल्युमिनियम मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है, इसके बाद हमको कैल्शियम मिल रहा है, और इसके बाद हाइड्रोजन मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है, या साथ में हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं। और अगर इधर देखना चाहें तो इधर भी हमको वही मिलेगा, एल्युमिनियम मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है और हाइड्रोजन मिल रहा है। अब दोनों तरफ का परमाणु पता करते हैं कि समान है या नहीं। तो इधर एल्युमिनियम 1 है, इधर हमको क्लोरीन 3 मिल रहा है, इधर है कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, 2 से अंदर दोनों में गुना होगा। इधर इसी तरह से एल्युमिनियम 1, क्लोरीन देखिए कितना है 2, कैल्शियम देखिए कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 3। जरा ध्यान से देखो बाबू कि दोनों तरफ क्या समान परमाणु दिख रहे हैं, नहीं।
तो ये क्या है, संतुलित है कि असंतुलित है? जरा ध्यान से देखिए आप इसको और हमको बताइए कि यह संतुलित है या असंतुलित है। संतुलित है या असंतुलित, देख रहे हैं। अब हमको इसको क्या करना होगा, संतुलित करना होगा। तो संतुलित करने के लिए हमको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको 2 मिल रहा है, यहाँ पे हमको 3 मिल रहा है। तो कुछ ऐसा करना होगा कि हाइड्रोक्साइड दोनों तरफ का समान हो जाए। अगर ये हाइड्रोक्साइड को आप आसानी से समान कर लेते हैं तो शायद इसमें सारा का सारा क्या हो जाएगा, समान। तो हाइड्रोक्साइड को समान करने के लिए ये दोनों में हमको 2 से गुना करना होगा, और इधर हाइड्रोक्साइड को समान करने के लिए जब इधर 2 से तो इधर हमको 3 से। 2 तिया 6 और 3 दूना 6, यानी दोनों तरफ समान मिल रहा है। तो ये मेथड हम लोग लगा कर देखते हैं। तो चलो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इसमें कितना से गुना करना है, 2 से। तो इसके आगे हम लोग लगा देते हैं 2। जब इसके आगे 2 लगा दिए तो हमारे यहाँ पर हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, समान हो गया। तो इधर भी हमको समान करना होगा, तो इसको समान करने के लिए यहाँ पे लगाना होगा 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर भी हाइड्रोक्साइड हमारे क्या हो गया, समान हो गया। लेकिन हाइड्रोक्साइड जब समान हुआ तो यहाँ पे कैल्शियम कितना हो गया, 3। तो यहाँ पे कैल्शियम कितना हो गया, 3। तो जब इधर भी कैल्शियम 3 हुआ तो इधर भी 3 से करना होगा। तो इधर भी कितना हो गया, 3। तो यहाँ भी लगा देंगे 3। जब ये कैल्शियम 3 हो गया तो बाबू क्लोरीन कितना हो गया, 6। क्लोरीन कितना, 6। तो जब इधर क्लोरीन है तो इधर भी क्लोरीन को हमको कितना करना होगा, 6। तो 6 से करने के लिए कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो देखो तो यहाँ भी 6 हो गया, कैल्शियम 3 हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन यानी हाइड्रोक्साइड 6 हो गया। और यहाँ पर एल्युमिनियम देख सकते हैं कि एल्युमिनियम कितना था, 2 था। तो पहले 1 था तो अब कितना हो गया, 2। तो इधर भी एल्युमिनियम कितना हो गया, 2। तो अब जरा ध्यान से देखो तो बाबू कि एल्युमिनियम 2, क्लोरीन 6, उसके बाद कैल्शियम 3, उसके बाद देखो हाइड्रोक्साइड 6, हाइड्रोक्साइड 6। अब ध्यान से देखो तो कि दोनों तरफ के सभी तत्वों का सभी परमाणु समान हो गया। अतः अब यह समीकरण संतुलित है। पहले संतुलित नहीं था लेकिन अब क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, असंतुलित समीकरण को संतुलित कर लेंगे। तो अब हम आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल देते हैं जिसको आपको करके दिखाना है। आप समझ रहे हैं कि किस तरह से हमको करना होता है। दोनों तरफ के परमाणुओं को देखेंगे कि समान है या नहीं है। समान नहीं है तो अनुमान लगाएंगे कि कितना से समान हो सकता है, क्योंकि इसका नाम ही अनुमान विधि। तो अनुमान विधि से आप लोग यहाँ पर पता कर सकते हैं और हमको बताइएगा कि किस तरह से हम लोग रिएक्शन को पूरा करेंगे। अब हम आपको कुछ ऐसे बनाने के लिए देते हैं जिसको आपको बनाकर दिखाना है कि किस तरह से हम लोग पता करेंगे कि कौन सा रिएक्शन संतुलित है और नहीं है, तो उसको संतुलित कैसे करेंगे। तो चलो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमारे पास है जो लिख देते हैं। जैसे मैं पहला HW के रूप में ये दे रहे हैं। तो पहला हम लोग का, जैसे मैं हाइड्रोजन क्लोराइड को मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करना है, ठीक है। रिएक्ट भी आपको करना है खुद से। रिएक्ट करने के लिए हम सिखाए हैं, इसलिए रिएक्ट भी आपको करना है और बनाना भी आपको है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं यानी तोड़ते हैं तो क्या हमको प्राप्त होता है, ठीक है। इसको भी आपको बताना है। कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं तो क्या बनता है, तो आपको पता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस कंडीशन में आपको और क्या मिलेगा उसके बारे में नहीं देखना, सिर्फ बनाना है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर एक और देखें, जैसे मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग HNO3 के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनेगा, ठीक है, बनाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट, अगर हम लोग कैल्शियम क्लोराइड को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनेगा, और क्या बनेगा उससे मतलब नहीं है, हमको समीकरण जो भी बनेंगे उसको संतुलित करके दिखाना है। एक और ले लीजिए लास्ट, जब हम लोग किसको दे दें, छोटा सा आपके लिए बनाने के लिए दे देते हैं। जब हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड को पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है,
और जो समीकरण बनता है वो संतुलित होता है या नहीं होता। अगर होता है तब तो ठीक है, आपको लिख देना है कि समीकरण संतुलित है, लेकिन अगर नहीं होता है तो उसको आपको करके दिखाना है। तो ये हमारा हो गया HW। अब हम लोग देख लेते हैं बाबू कि रासायनिक समीकरण से हमको क्या लाभ है और क्या हानि है, यानी किस चीज़ के बारे में हमको पता नहीं चल पाता है और क्या क्या हमसे इससे लाभ भी मिलता है। और इसके बाद हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि हम लोग को इस रासायनिक समीकरण में और क्या इम्प्रूव करना चाहिए, यानी किस तरह से इस रासायनिक समीकरण के आधार पर हम लोग किसी भी रिएक्शन को अच्छे तरह से समझ पाते हैं। तो चलो जल्दी से आप लोग इस रिएक्शन को नोट कर लो, इस समीकरण को बना लेना है, इसका HW पूरा करना है। पूरा करने में क्या करना है, तो आपको इसको संतुलित करना है अनुमान विधि से और करके बताना है। नहीं बने तो हमको से पूछना है, हम इसको बताएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि बाबू कि किस तरह से समीकरण को पता करेंगे कि लाभ क्या है और हानि क्या है। तो नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बाबू कि इस रासायनिक समीकरण से हमको क्या लाभ है और इससे क्या हानि है, यानी इसका क्या सीमाएं है, क्या क्या हमको नहीं बताता है। तो चलिए हम सबसे पहले, अच्छा एक बात बताइएगा कि अगर हमको ये सब बात लिखना रहे, ये सब बात बताना रहे तो क्या आपको लिखना पड़ेगा बोर्ड पे? अगर हम बोले तो आप लिख सकते हैं, तो आप बताइएगा कमेंट करके कि हमको कोई बात लिखना हो तो उसको हम लिख कर बताएं या बोल कर बताएं, तो आप सुनकर लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो चलो हम इसको बता देते हैं। सबसे पहले इससे लाभ क्या है, तो सबसे पहला लाभ है बाबू कि समय का बचत होता है। समय का बचत होता है सबसे पहला लाभ। दूसरा लाभ क्या है, कागज और स्याही की बचत होती है, ठीक है। तीसरा लाभ, इससे हम लोग प्रत्येक तत्वों का परमाणुओं की संख्या पता चलता है। परमाणुओं की संख्या निर्धारित हो पाता है, नेक्स्ट, इससे बाबू हम लोग इसके आणविक द्रव्यमान का पता कर पाएंगे, आणविक द्रव्यमान पता कर पाएंगे। इससे हम लोग इसके मोल की संख्या को पता कर पाएंगे। अभिकारक तथा उत्पाद का मोल की संख्या पता कर पाएंगे, मोल की संख्या पता कर पाएंगे। तो ये सब क्या है, इससे लाभ है कि इससे हम आसानी से पता कर पाएंगे कि समीकरण संतुलित है या नहीं है, ये भी हमको पता कर लेना है। छठा, समीकरण यानी समीकरण संतुलित है या असंतुलित है, असंतुलित या संतुलित है। तो ये सब तो हो गया इससे लाभ। लेकिन आपको पता है कि जिस चीज़ से लाभ होता है तो उसको लाभ तक लाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ हानि जरूर मिल जाता है। यानी जिससे आपको ज़रूरत होता है तो ज़रूरत तो पूरा हो ही जाता है, लेकिन उसके अलावा उसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो जाते हैं, दिक्कत भी हो जाते हैं, जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता, यानी वो आपको सब कुछ नहीं दे पाता है। तो हम इसका देख लेते हैं कि इसका सीमा कहाँ तक है, यानी आपको क्या क्या बतलाता है और क्या क्या नहीं बतला पाता है। तो चलो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ रासायनिक समीकरण का सीमाएं। उससे पहले आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं बाबू कि किस तरह से हम लोग इसके अंदर देख पाएंगे कि इससे क्या क्या हमको पता चलता है, क्या क्या पता नहीं चलता है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग देखना चाहें तो बाबू रासायनिक समीकरण जब हम लोग लिखते हैं तो लिखते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन इससे हमको पदार्थ का अवस्था के बारे में पता नहीं चलता है। पदार्थ का अवस्था के बारे में पता नहीं चलता है कि ठोस है या द्रव है या गैस है। यानी कोई भी रिएक्टेंट रहे या प्रोडक्ट रहे, उसमें हम ये नहीं पता कर पाते हैं कि उसका अवस्था क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो पहला दिक्कत आ गया। दूसरा दिक्कत,
इसमें हमको एक चीज नहीं पता चल पाता है कि ये जो अभिक्रिया हो रहा है, अभिक्रिया किस उत्प्रेरक उपस्थिति में हो रहा है। यानी उससे हमको ये भी नहीं पता, सबसे पहले देख लेते हैं कि इससे हमको ये नहीं पता चल रहा है कि जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो रहा है या ऊष्माशोषी हो रहा है। यानी ऊष्मा ले रहा है या ऊष्मा दे रहा है, हमको पता नहीं चलता है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी का पता नहीं होता है। यानी ना हमको पता चलता है कि ये ऊष्मा दे रहा है और ना ही पता चलता है कि ऊष्मा ले रहा है। इसके बाद हमको बाबू जब इस अभिक्रिया में काम करते हैं तो हमको ये भी नहीं पता पाता है कि कोई अभिक्रिया किसी दाब, किसी ताप या किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रहा है, और हो रहा है तो कितना उत्प्रेरक, कौन सी उत्प्रेरक की जरूरत है, यानी ये भी बात हमको नहीं बता पाता है। यानी इस समीकरण से हमको ये नहीं पता चलता है कि किसी अभिक्रिया को जब हम पूरा कर रहे हैं तो उसमें कौन सा उत्प्रेरक काम कर रहा है, कितना ताप काम कर रहा है, कितना दाब काम कर रहा है, ये भी काम हमको नहीं बताता है। इसके बाद हमको एक और चीज़ है कि कोई अभिक्रिया क्या होता है बाबू, कि कोई अभिक्रिया विस्फोटक के साथ होता है, विस्फोटक के साथ होता है, यानी विस्फोट होता है। तो इसका भी सही जानकारी हमको ये नहीं दे पाता है कि कैसे अभिक्रिया विस्फोट हो रहा है। इसके बाद हमको सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी हमसे ये लेना चाहिए कि बाबू हमको इससे ये बात नहीं पता चल पाता है कि इस अभिक्रिया में जो हमारा रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट में कितना मात्रा खर्च हुआ। यानी जिस चीज़ को हम लोग अभिक्रिया में लाते हैं तो उस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए जो हम लोग रिएक्टेंट की ज़रूरत होती है, तो रिएक्टेंट का कितना मात्रा लगा, कितना मात्रा का खर्च हुआ, और खर्च जब हुआ तो उससे जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट कितना मात्रा में बना, उससे बना प्रोडक्ट कितने मात्रा का बना, ये भी बात हमको नहीं पता चल पाता है। कितने मात्रा का बना ये भी हमको नहीं पता चल पाता है। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसको हम अच्छे तरह से जानना चाहें तो ये सब बात को हमको पता करके रखना होगा कि किस तरह से हम लोग लाभ देख सकते हैं। और सीमा देख लिए कि रासायनिक समीकरण के क्या क्या सीमाएं, यानी क्या क्या चीज़ हमको नहीं बताता है। तो ये सारा चीज़ हमको नहीं बता रहा है। हमको न सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बताता है, हमको नहीं बताता है कि ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, हमको ये नहीं बताता है कि इसमें दाब है तो कितना दाब है, ताप है तो कितना ताप, उत्प्रेरक कौन सा लग रहा है, विस्फोटक के साथ कोई रिएक्शन होता है उसके बारे में भी सूचना नहीं देता है, कितना मात्रा रिएक्टेंट में खर्च हो रहा है, कितना मात्रा प्रोडक्ट में बन रहा है, इसके बारे में भी कोई जानकारी हमको नहीं देता है। तो ये था हमारा लाभ और हानि। अब हम लोग देख लेते हैं कि समीकरण में और कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो कौन सा बात है, हम किस तरह से समीकरण को और अच्छे तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। तो जल्दी से आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं बाबू कि किस तरह से रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाया जाए, किस तरह से हम रासायनिक समीकरण को अच्छे तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर हम लोग इस स्थिति में रिएक्शन को देख रहे हैं कि रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा रिएक्टेंट है और उसका कौन सा स्टेट है, यानी अवस्था उसका कैसा है, तो उसके लिए हमको उसमें डिनोट करना होगा कि अगर वो ठोस है यानी उसके अवस्था को निर्धारित करना है, अवस्था को निर्देशित करे या निर्धारित करे, यानी इससे हमको बहुत अच्छे तरह से जानकारी पता कर पाएंगे कि वो जो रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन वास्तविक में किस अवस्था में हो रहा है। तो अगर ठोस रहेगा तो हमको शॉर्ट में डिनोट करना है, एस लिखना है। अगर द्रव रहेगा तो एल लिखना है, छोटकी एल। और अगर गैस रहेगा तो जी लिखना है। और अगर जलीय विलयन रहेगा, जलीय विलयन, तो हमको ए क्यू लिखना है, ए क्यू, एक्वा। तो ए हमारा है डिनोट करने का, एस एल जी ए क्यू। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है बाबू कि अगर हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं
तो रिएक्शन करने के द्रव्यमान आपको एक बात का पता होना चाहिए कि यदि कोई अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्मा शोषी हो रहा है तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पर लिखना होगा कि जैसे में मान ले रहे हैं कि AB प्लस C, तो यहाँ पर बन रहा है क्या, तो मान ले रहे हैं कि D बन रहा है, DE बन रहा है, प्लस में F बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है। और A रिएक्शन मान लेते हैं कि ऊष्माक्षेपी हो रहा है। क्या हो रहा है? ऊष्माक्षेपी, यानी इससे ऊष्मा हमको मिल रहा है। तो जब ऊष्मा मिल रहा है तो हमको यहाँ पर डिनोट करना होगा। तो डिनोट करना होगा तो जब ऊष्मा हमको प्रदान हो, यानी हमको ऊष्मा मिले, तो उस कंडीशन में हमको प्लस ऊष्मा लिखना होगा। तो इस तरह से हम लोग किसी रिएक्शन को डिनोट कर सकते हैं। अगर हमारा कोई ऊष्मा शोषी रिएक्शन हो, जैसे में मान लेते हैं कि ABC के साथ रिएक्ट किया, तो क्या क्या बन रहा है बाबू, तो DE प्लस F मान ले रहे हैं बन रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है, ऊष्मा शोषी, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ से ऊष्मा को माइनस करना होगा, तो हम पता कर पाएंगे कि क्या है, ऊष्मा शोषी। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग एक और काम कर सकते हैं। वो काम क्या होगा कि यहाँ पर हम डिनोट कर सकते हैं कि यहाँ पर जब हम इस रिएक्शन को दिखा रहे हैं तो इसी रिएक्शन में हमको ऊष्मा को दे देना होगा। यानी हम इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कि A प्लस B, और ये ऊष्मा ले रहा है तो हमको यहाँ पर जो रिएक्टेंट मिल रहा है ना, उसी के साथ प्लस ऊष्मा को करना होगा। तो प्लस ऊष्मा, तब क्या बन रहा है हमारा, DE और प्लस F। तो ये भी हमारा किसको डिनोट करेगा, ऊष्मा शोषी को। तो आपको ये बात जरूर ध्यान में रखना है कि किस तरह से हम लोग ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी को डिनोट करते हैं। तो ऊष्मा शोषी रहे तो हम लोग पहले माइनस भी कर सकते हैं, या जो रिएक्टेंट रहे उसमें हम लोग प्लस ऊष्मा भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। इसके बाद देखेंगे, जब सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमको ये देखना है कि जब हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन करने के द्रव्यमान हमको बहुत सारे ऐसे हमारा काम होता है, स्थिति होता है कि रिएक्शन करने में कुछ शर्त होते हैं। शर्त क्या होते हैं, तो कई अभिक्रिया में हमको दाब की आवश्यकता होती है, ताप की आवश्यकता होती है, हमको उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, हमको सांद्रण की आवश्यकता होती है, आदि और भी कुछ का ज़रूरत होता है हमको। तो इसको डिनोट करने के लिए हम जो तीर के निशान जो अभिक्रिया का दिशा बतलाता है, इसके ऊपर या नीचे ये सभी जो भी चीज़ का ज़रूरत हो उसको हम लोग यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हमको एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर कोई अभिक्रिया में गैस प्रदान हो रहा है, ठीक है, यानी गैस प्रदान हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग G तो डिनोट कर नहीं रहे हैं, लेकिन अगर गैस मुक्त हो रहा है, क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग जो भी गैस रहे, जैसे मान लेते हैं कि AB प्लस C, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, DE प्लस F। तो मान ले रहे हैं कि ये F जो हमारा है गैस, तो इसके बगल में हमको तीर के निशान देना होगा, ठीक है। तीर के निशान ऊपर देना होगा, यानी ऊपर जब रहे तो ये आपको डिनोट करेगा कि गैस क्या है, हो रहा है, मुक्त हो रहा है। इसके बाद हमारा है बाबू कि जब कोई अवक्षेप प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है। तो अवक्षेप को हम लोग डिनोट करने के लिए जो हमारा पदार्थ होता है उसको हम लोग उसके बगल में ब्रैकेट में हम लोग तीर के निशान नीचे दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि AB, जैसे में एक क्या था, गैस था, उसी तरह से मान लेते हैं कि AB प्लस C, और इसमें हमको कोई प्रोडक्ट मिला DE प्लस F, ठीक है। और इसमें जो हमारा ये जो DE मिल रहा है ना, ये क्या प्राप्त हो रहा है, अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। तो इसके बगल में हम लोग तीर के निशान नीचे के तरफ देंगे। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट है कि बहुत सारा रिएक्शन जो होता है
एक दूसरे से होता है, यानी उस कंडीशन में जैसे में हमको दिखाना है कि ए बी प्लस सी, इधर क्या बन रहा है डी ई प्लस एफ। तो ए रिएक्शन इधर से हो रहा है तो इधर से इधर भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय, यानी दोनों तरफ से रिएक्शन हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, तीर के निशान इधर से भी और इधर से भी, यानी रिएक्शन इधर से इधर भी हो सकता है और इधर से इधर भी हो सकता है। जैसे में आप लोग देख सकते हैं कि N2 प्लस H2 तो क्या बनेगा बाबू NH3, तो NH3 को जब हम फिर से तोड़ेंगे तो एक क्या बनेगा N2 प्लस H2। तो एक क्या हमारा हो रहा है, ये हमारा हो रहा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ये सारे शर्त को आपको ध्यान रखना होगा कि ठोस रहेगा तो एस, द्रव रहे तो एल, जी रहे तो गैस रहे तो जी, जलीय विलयन रहे तो AQ। तो ये सारा बात आपको ध्यान देना है और अच्छे तरह से समझना है और इसको समझकर काम करना है। तो चलो जल्दी से आप इसे नोट कर लो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिएक्शन शुरू करते हैं। तो मिलते हैं।